हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इकबाल और आज हम देखते हैं कि पावर पॉइंट में मॉर्फ एनिमेशन कैसे लगाई जा सकती है। तो ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल तैयार की हुई है। सो इसको देखते हैं, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास 4 टॉपिक हैं जो हमें प्रेजेंट करने हैं और एक हमने ये टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है। इनको हमने मॉर्फ भी कर दिया है और साथ में हाइपरलिंक भी लगा दी है। तो आइए कैसे ऑपरेट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे हम मॉर्फ और हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो ये मैंने प्री सिलेक्टेड पिक्चर्स और एक मेनू के लिए टेक्स्ट बॉक्स रखा है। अभी हम करते ये हैं कि इसकी एक कॉपी करके दूसरी स्लाइड पे चले जाते हैं। अभी हमने ये करना है कि इसके ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको डिलीट कर देते हैं। ये आपको बाद में बताते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। अभी चूँकि हमारे पास 4 टॉपिक होंगे, 4 स्लाइड हैं, तो हमने 4 दफ़ा इसकी कॉपी करनी है, 2, 3 और 4। अब हम स्लाइड नंबर 2 पे आ जाते हैं, बिकॉज स्लाइड नंबर 1 हमारा मेन्यू है, तो स्लाइड नंबर 2 पे आते हैं। अब इसको थोड़े जूमिंग एडजस्ट करते हैं यूँ। और अभी चूँकि हमने टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करना है, तो लिहाजा हमने टॉपिक नंबर 2 को स्लाइड एरिया से बाहर लेके आना है, टॉपिक नंबर 3 को भी स्लाइड एरिया से बाहर लेके आना है और टॉपिक नंबर 4 को भी स्लाइड एरिया से बाहर लेके आना है। अब चूँकि हमने इसको डिस्कस करना है, तो लिहाजा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे और विजिबल हो जाए। फिलहाल हम टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ देते हैं, वो फिर दूसरी किसी तो इसको बड़ा कर देते हैं। अब हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। अब हमने चूँकि टॉपिक नंबर 1 डिस्कस कर लिया, तो इसको हम स्लाइड एरिया से बाहर ले आते हैं। स्लाइड नंबर 3 को बाहर ले आते हैं, स्लाइड नंबर 4 को बाहर ले आते हैं और स्लाइड नंबर 2 हमारा ये करंट टॉपिक होगा, तो इस स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना। अब हमने 1 और 2 भी डिस्कस कर लिया। अब हमें क्या करना है कि स्लाइड नंबर 1 को, 2 को और 4 को बाहर ले आते हैं स्लाइड एरिया से और इसको थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, तो लिहाजा हम 3, 2 और 1 को स्लाइड एरिया से बाहर ले आते हैं और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बिगर कर लेते हैं ताकि हमें खूबसूरत लगे। अब हमने क्या करना है, इनको तमाम स्लाइड को सिलेक्ट करना है, हमने ट्रांजिशन पे जाना है और यहाँ मॉर्फ के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि ये हम मॉर्फिंग इफेक्ट हो जाए सबके ऊपर। अब हमने होम एरिया में जाके स्लाइड नंबर 1 जो हमारा मेनू है, इस पे हम टॉपिक नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे और हम हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं। सो ये हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हमें ये जो करंट डॉक्यूमेंट है इसमें से स्लाइड नंबर 2 पे, क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे, तो लिहाजा ये हाइपरलिंक लग गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे टॉपिक नंबर 2 को, इसको हाइपरलिंक लगाने के लिए 3 से हमने लिंक कर दिया। सिमिलरली 3 को हाइपरलिंक 4 से कनेक्ट कर दिया, 4 को हाइपरलिंक 5 से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मेनू है और ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हमने हाइपरलिंक किया स्लाइड नंबर 1 के साथ। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल C कॉपी करके हमने बाकी स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर देना है कंट्रोल V के साथ। ये हमारी स्लाइड और ये तैयार हो गया है। अभी हमने इसको स्लाइड शो में देखना है कि हमारे लिंक सही लगे या नहीं।
अब आपने अगर टॉपिक नंबर 1 को डिस्कस करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आपकी डिस्कशन इस पर ख़त्म हो जाएगी तो वापस मेनू पे जाने के लिए आपने इसको क्लिक करना है वापस, डिस्कस टॉपिक नंबर 2, रिटर्न, डिस्कस टॉपिक नंबर 3, रिटर्न, discuss topic number 4 and return. So that's it. Okay, thank you very much. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल और आज हम ये सीखते हैं कि हमारी जो मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं उसके मुख्तलिफ बैकग्राउंड हम कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने एग्जांपल बनाई है आपके लिए। ये हमने मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखा है और ये हमने ऊपर टेक्स्ट रखी है। अभी हमारे पास दूसरी स्लाइड है, इसका डिफरेंट बैकग्राउंड है। थर्ड स्लाइड है, हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड है। दिस आर फोर्थ स्लाइड विद डिफरेंट बैकग्राउंड और ये हमारी आखिरी स्लाइड है जिसका मुख्तलिफ बैकग्राउंड है। तो आइए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि स्लाइड में डिफरेंट बैकग्राउंड कैसे लगाए जा सकते हैं। तो ये मैंने एक सैंपल ओपन किया हुआ है और इस पे हम बैकग्राउंड लगाते हैं। तो सबसे पहले आप जाते हैं डिज़ाइन में, फॉर्मेट बैकग्राउंड को क्लिक करें और यहाँ पे पिक्चर, इसकी परवाह ना करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो अभी ये 3 तरीके हैं। एक है फाइल से इंपोर्ट करने का बैकग्राउंड आप बना सकते हैं। दूसरा, क्लिपबोर्ड में अगर आपके पास पिक्चर रखी हुई है तो आप बैकग्राउंड रख सकते हैं। और थर्ड है ऑनलाइन। और फोर्थ है हमारे पास ये टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, टेक्सचर, इस पे हम लगा सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले फाइल से इंपोर्ट करते हैं। ये हमने अपनी फाइल से इंपोर्ट करना है और ये पिक्चर हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ये लेते हैं। ओके, सो अब ये पिक्चर नहीं है बल्कि ये बैकग्राउंड है। अब इसमें मज़े की बात ये है कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर आप कुछ लिख सकें जो विजिबल हो। सो तरीका नंबर 2, क्लिपबोर्ड में। अब मेरे पास चूँकि क्लिपबोर्ड में कोई पिक्चर, मैंने एक पिक्चर यहाँ पे रखी हुई है। अगेन सेम पिक्चर, देखिए ये पिक्चर है, इसका मैंने कट किया, यहाँ पे आए और अभी देखें क्लिपबोर्ड हो गया है। अब अगेन इसको जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये डिफरेंट है, इसकी ट्रांसपेरेंसी हमने 14% रखी है जबकि ये हमारे पास ये पहले वाली है। अब फोर्थ में जो तरीका है वो ऑनलाइन है। अभी आपने यहाँ पे कर दिया क्लिक और उसके बाद ऑनलाइन पे जब जाते हैं तो ऑनलाइन में आपने, मुझे माउंटेन अच्छे लगते हैं तो यहाँ से माउंटेन सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा, लाइक दिस सीम्स गुड, इसको आपको इंसर्ट कर दें। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर जो आप कुछ लिख सकें। और ये लास्ट पे एक हमारे पास जो बोनस में आता है वो ये है कि इसमें कोई टेक्सचर, और ये टेक्सचर जो है ये टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं, कोई भी आप इसमें टेक्सचर इंसर्ट कर सकते हैं इसमें से। लेट्स सी कि ये आप इंसर्ट कर दिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं।
हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल और आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। अगरचे बातें छोटी मगर ज़िंदगी में हैरानकुन तब्दीली ला सकती हैं। खुद से प्यार करें। सेइंग येस टू योरसेल्फ मीन्स सेइंग नो टू अदर्स। सेइंग नो टू अदर्स मीन सेइंग येस टू योरसेल्फ। तो अपने आप को यस कहें और दूसरों को ना करने की, इनकार करने की पोलाइटली आदत अपनाएं। अगर आप हैं तो सब कुछ है, सबसे ज़्यादा आप ही अहम हैं। लिहाजा अपने से प्यार करें, अपने से दोस्ती करें, क्योंकि जब आप ठीक होंगे तो आप दूसरों की खिदमत कर सकते हैं। नंबर 2 है अपने जज्बात पे काबू रखें। गुस्सा, हसद, परेशानी जैसे मनफी जज्बात को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि आप खुद इन मनफी जज्बात पर हावी हो जाएं। जज्बात के गुलाम ना बने, बल्कि इनको गुलाम बनाएं। अल्लाह ने हर इंसान को एक यूनिक बनाया है, एक मुनफरिद बनाया है। मुझ जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। यस, मुझसे थोड़ा कम, मुझसे बढ़िया तो हो सकता है, मगर मुझ जैसा सांचा अल्लाह ताला ने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा आप अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। अपने आप को समझने की ज़रूरत है। हम किसी को फतह नहीं कर सकते, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा दूसरों पर तवानाई खर्च ना करें, बल्कि आप अपने आप को जानें कि आप कौन हैं, कौन सी बुराइयां हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है, कौन सी अच्छाइयाँ हैं जिनमें मज़ीद निखार लाने की ज़रूरत है। अपनी जिम्मेदारियां संभालें, जिम्मेदारियों से दूर ना हो, क्योंकि कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लिहाजा जिम्मेदारियां लें, मेहनत करें और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। गुस्सा हराम है, अपने गुस्से पे काबू रखें। दोस्तों, गुस्सा एक माचिस की तीली की तरह है जो खुद पहले जलती है और दूसरों को बाद में जलाती है। किसी ने सही कहा कि गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती हो जाए तो झुक जाएं। सॉरी करने में कोई हर्ष नहीं है। तो अपने आप पे काबू पाएं और अपने आप को समझें, अपने में तब्दीली लाएं। ये तब्दीली का वक्त है, वक्त के साथ रहना चाहिए, न कि वक्त के आगे। जैसे हमारे एक बहुत प्यारे 11 साल के प्रोफेसर हैं, उनकी उम्र तो 11 साल है, वो पढ़ता तो क्लास 5 में है, मगर वो पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जिसका नाम है हम्माद साफ़ी। ये अपनी लाइफ से बहुत आगे बढ़ गया है। इसने बचपन का मज़ा नहीं चखा, इसने अपने दोस्तों के साथ जो बचपन में हम शरारतें करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो नहीं की। तो ये वक्त के साथ नहीं है, बल्कि वक्त से बहुत आगे चला गया है। अल्लाह इसको मज़ीद ज़िंदगी दे। कुछ लोग होते हैं जो वक्त से बहुत पीछे रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 30 साल का आदमी है और उसकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है वो 5 साल की है, बच्चे की तरह बिहेव करता है, तो लिहाजा तब्दीली अच्छी है और तब्दीली का वक्त यही है। अपने आप को तब्दील करें, वक्त के साथ रहें, न वक्त से आगे और न वक्त के पीछे रहें, वक्त के साथ साथ रहें। समटाइम्स देयर आर नो सेकेंड चांस, नो एग्जिट्स, no next time. Sometimes is now or never.
हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में और ये जो बातें हैं ये प्योरली मेरी एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर है, क्योंकि मुझे पिछले 30 साल के लगभग डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जब हमारे जिस्म में शुगर की मकदार एक नॉर्मल रेंज से हाई हो जाती है और उसको हम हाई शुगर कहते हैं। और शुगर लेवल लो क्या होता है? जब हमारी शुगर लेवल एक सर्टेन मकदार जो हमें रिक्वायर्ड है उससे कम हो जाए। तो ये 0 से 4 तक जब आप मेजर करते हैं, ये जो एरिया है इसमें हम कहते हैं कि यार शुगर लेवल हमारी लो है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। और रेंज 4 to 8 ये नॉर्मल रेंज कहलाती है और 10 प्लस ये हाई शुगर होती है। इसमें बड़ी एहतियात करने की जरूरत होती है। 2 टाइप की शुगर होती है, टाइप 1 जो कि अमूमन बच्चों में होती है और उसमें हमारे जिस्म में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती है। टाइप 2 ये तकरीबन 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है, जिसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन कम मकदार में प्रोड्यूस हो रही होती है। तो दोनों सूरतों में आपको इंसुलिन डोज है वो पूरी लेने की ज़रूरत है। अब अलामत क्या है? टाइप 1 में जो बच्चों में होती है इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही, और टाइप 2 जो बड़ों में होती है वो क्या होती है? तो टाइप 1 में प्यास लगना, पेशाब का बार बार आना, भूख लगना, वजन का कम होना और बीनाई का कम होना। टाइप 2 में ये चीज़ें तो होती हैं, उसके अलावा थकावट महसूस होना, ज़ख्म का ठीक ना होना, ज़्यादा देर तक इन्फेक्शन का रहना, रात को सुन हो जाना, कॉम्प्लिकेशंस, उल्टियाँ बहुत आती हैं, आदमी बेहोश हो जाता है, लूज मोशन आते हैं, आंखों की बीमारियां घेर लेती हैं, गुर्दे और हाथ पांव दुखना और सुनाना शुरू कर दें। और टाइप 2 में इनके अलावा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल है, आपके दिल के दौरे पड़ते हैं और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है खुदा न खास्ता, और पाँव की बीमारियां, आँख, दिल, दिमाग वगैरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। इसका इलाज क्या है? अब इलाज 3 तरीक़ों से जो मैं करता हूँ। सबसे पहले तो डाइट के ऊपर कंट्रोल करना है, बैलेंस डाइट आपने लेनी है। नंबर 2 मेडिसिन, डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन लें। मैं इंसुलिन लेता हूँ तकरीबन 40 यूनिट डेली। मैं टैबलेट्स लेता हूँ सुबह दोपहर शाम डॉक्टर के मशवरे से, ये भी आपको करना चाहिए। और जो तीसरा है वो एक्सरसाइज है। सो मैं तकरीबन 6000 स्टेप डेली लेता हूँ और वॉक करता हूँ, क्योंकि मेरी इस वक्त एज 65 है, तो मैं कोई हैवी एक्सरसाइज तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ वॉक ज़रूर कर सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत एक्टिव हूँ। अपने आप को आपने एक्टिव रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है और एक्सरसाइज। और एक चीज़ आपको बताऊँ कि जो लो शुगर है ये और ख़तरनाक है। तो जब आपकी शुगर लेवल लो हो जाए तो उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। और लो कब होती है उसके मैं आपको अलामात कुछ बताता हूँ जो मैंने खुद फील किए हैं। वो ये कि सर में दर्द होता है, आप परेशान हो जाते हैं, बोलने में दुश्वारी होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ठंडे पसीने आते हैं, इंसान का चेहरा सर्द हो जाता है, बीमारी या भूख ज़्यादा लगती है, आदमी कांपता है, थकावट महसूस होती है, आंखों के आगे छोटे छोटे ऐसे दायरे बहुत ज़्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाते हैं, इंसान भूलना शुरू हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर सकता, गौर नहीं कर सकता। तो लिहाजा अपने शुगर लेवल को चेक करें। अगर ये लो है तो फिर जूस या ग्लूकोज की टैबलेट लें। जब आप जूस 1 कप के करीब लें तो फिर 15 मिनट के बाद दोबारा आप चेक करें। अगर आप समझें कि नॉर्मल है तो ठीक है, अगर आप समझते कि फिर भी लो है तो आपको फिर जूस और वो गोली लेने की ज़रूरत है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये है इसके साथ आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। बस आपने डॉक्टर के मशवरे के साथ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, बैलेंस डाइट, वक्त के ऊपर आपने मेडिसिन लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। अपने आप को जितना एक्टिव रखेंगे